My dear friends, welcome to the Prep Journal IS. And the first article is The Stark Reality of Educational Costs in India. इस पूरे एडिटोरियल का एनालिसिस ये है कि थ्रू वेरियस स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एजुकेशन वाज मैंडेटेड टू बी फ्री, compulsory and equal, but in practice it is becoming costly, inaccessible and unequal. Constitutional provisions like 21A, statutory like Right to Education Act 2009, and again National Education Policy 2020. These all aims to make education free, compulsory, equal, universalization of education. But in reality, the fact or data of the National Sample Survey says about 32% of student in all of India level enroll in private schools, about 32%, and this figure is increasing year by year. Next important finding is that out of pocket expenditure is on education is increasing, and the tutor culture is increasing. Out of pocket expenditure मतलब एक्सपेंडिचर अपने 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 पैकेट से हाउस होल्ड अपना खुद का एक्सपेंडिचर एजुकेशन पर खर्च कर रही है, उसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करेंगे. एजुकेशन को कहाँ फ्री होनी चाहिए था, वहीं पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बढ़ रही है एजुकेशन पर. नेक्स्ट फाइंडिंग ऑफ द पॉइंट इज दैट education is becoming increasingly unaffordable for many families, especially the poor and vulnerable, and inequalities in the education sector is increasing. Next finding, or we can conclude that there is a urgent need to strengthen the public infrastructure, government schooling system, and in conclusion, education is a basic right recognized by Supreme Court and United Nations human rights में. It is a basic rights, and this should not become a privilege. Education should not become a privilege for a few, rather it should become a equal, accessible for all, as it is a basic rights. For solution to improve the education system, especially the government is not providing quality education. That's why the number of private education is increasing. First out of box solution we can say community linked school governance. मतलब स्कूल के गवर्नेंस में हम कम्युनिटी को, स्पेशली पेरेंट्स को इंक्लूड कर दें तो गवर्नमेंट स्कूल का जो गवर्नेंस है इम्प्रूव हो जाएगी. सेकेंड सोल्यूशन वाउचर प्लस डीबीटी. थर्ड वन स्मार्ट स्कूल पर ब्लॉक मॉडल. And four, regulating private school fees strengthening. This all for this article. Next article, the next is the Madras High Court must break its silence. इस आर्टिकल का कहना है कि रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक मद्रास हाई कोर्ट का कॉलेजियम को लेकर ऑब्जेक्शन किया है. उस कॉलेजियम में 6 डिस्ट्रिक्ट जजेस को हाई कोर्ट में एलिवेट करने का प्रोविजन था, बट गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्शन है कि आपने एक सीनियर मोस्ट जजेस को एक्सक्लूड कर दिए हैं कॉलेजियम से. इशूज ये है कि उस जज जो जिसे एक्सक्लूड किया गया है उनका नाम एग्जैक्टली निशा बानू, उनको ट्रांसफ़र किया गया था केरला हाई कोर्ट में, बट वो वहाँ ज्वाइन नहीं की और कंटिन्यू वर्क करते रह गई मद्रास हाई कोर्ट में. अब कहना ये है कि अगर वो ऑलरेडी मद्रास हाई कोर्ट में अभी भी थी तो वो पार्ट ऑफ कॉलेजियम है, सीनियर मोस्ट जजेस अभी भी हैं, तो ये प्रोसीजर लैप्स हो गया, टेक्निकलिटी का लैप्स हो गया कि आप उन्हें कॉलेजियम से निकाल दिए. क्योंकि इसका रीज़न है. ओवरऑल हमें ये जानना है कि कॉलेजियम क्या होता है, अपॉइंटमेंट क्या होता है हाई कोर्ट के जजेस का. तो 217 आर्टिकल एंड 222 अपॉइंटमेंट 217 से ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड ट्रांसफर 222. अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये फॉर्म करता है हाई कोर्ट कॉलेजियम. हाई कोर्ट कॉलेजियम का रिकमेंडेशन जाता है स्टेट को सीएम, गवर्नर, विजिलेंस ऑफिसर्स जो भी, फिर वहाँ से फॉरवर्ड होता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एंड फिर रिटर्न बैक इन द सेम मैनर. इस आर्टिकल का कहना है कि
कुछ भी हो प्रोसीजर को फॉलो करना था, एंड प्रोसीजर इज नॉट जस्ट अ टेक्निकलिटी, इट इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड दैट मेंस में कहीं कहीं यूज करने के लिए बहुत एक ब्यूटीफुल लाइन है, द इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाइज इन द इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी आर्टिकल्स में इंस्टीट्यूशंस का अगर इंपॉर्टेंस जाहिर करना तो इस लाइन को यूज कर सकते हैं। द इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लाइज इन द इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, या इथिक्स में कहीं पर भी, दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन। नाउ the collegium system itself is criticized for its lack of transparency, nepotism, non-representation of deserving members and political influence। ये criticism of the collegium system। इस आर्टिकल से हमें इतना ही सीखना है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग रुपीज द कॉज ऑफ अलार्म। जो रुपीज का डिप्रिसिएशन हो रहा है, क्या ये कंसर्निंग है, इस एडिटोरियल की कहना है। रुपीज रिसेंटली डिप्रेशिएट हुआ है, 90 रुपीज इज इक्वल टू $1। ये है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रीजन, हाई ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट हाई है, मतलब इसका मतलब कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। स्पेशली द करंट अकाउंट ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है। मर्केंटाइल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये आउट ऑफ इंडिया हो रही है, आउट ऑफ इंडिया मूवमेंट ऑफ FPI हो रहा है। मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने पैसे को इंडिया से जो इक्विटी में या इंडियन बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हुए थे वहाँ से निकाल कर वो अपने डेवलप कंट्री में ले जा रहे हैं, अपने कंट्री में ले जा रहे हैं। जब वो ऐसा करते हैं, अपनी इक्विटी को या बॉन्ड्स को इंडिया में बेचते हैं तो रुपीज़ से बेचते हैं, फिर रुपीज़ से कन्वर्ट करवाते हैं डॉलर में। इससे क्या होता है कि डॉलर का डिमांड बढ़ता है और रुपीज़ का सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है। जब रुपीज़ का सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है, डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, तो डिमांड सप्लाई की इकोनॉमिक्स का जो फॉर्मूला है उससे रुपीज़ का वैल्यू कम जाता है और इससे रुपीज़ डिप्रिसिएट होता है। वन ऑफ सेकेंड रीज़न, ठीक है। नेक्स्ट, US टैरिफ भी वन ऑफ द रीज़न फॉर द प्रेशर ऑन द रुपीज़, जिससे कि हम डॉलर कम कमा रहे हैं, US के साथ ट्रेड कम हो रहा है, डॉलर कम कमा रहे हैं, डॉलर का डिमांड कम आ रही है, इंडिया में डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम आ रही है, इंडिया में डिमांड बढ़ रही है, वो भी वन ऑफ द रीज़न है। एक और रीज़न है कि RBI रिसेंटली इंटरवेन नहीं किया है। देखा जाता था कि RBI जब भी डिप्रिसिएशन होता था रुपीज़ का तो RBI मार्केट में डॉलर को सेल करता था, जिससे कि मार्केट में डॉलर का सप्लाई इंक्रीज बना रहे और बैलेंस रुपीज़ डॉलर में कंटिन्यू बैलेंस रहे, जिससे कि डिप्रिसिएशन ना हो, डॉलर पर रुपीज़ पर प्रेशर ना बने। लेकिन इस समय क्या कि RBI कोई इंटरवेंशन नहीं किया और रुपीज़ को फॉल बैक होने दिया। वन ऑफ द रीज़न क्यों नहीं दिया, इसका रिसेंटली कल पढ़े थे कि RBI चाहता है कि हमारा एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़े, इसलिए RBI इसको गिरने दिया। फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो हो रही है, वन ऑफ द रीज़न। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होता है, इसका बेनिफिट है कि एक्सपोर्ट का कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होता है रुपीज़ जब डिप्रिसिएट होता है, तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता है रुपीज़ डिप्रिसिएशन होने से। इन्फ्लेशन इसलिए होता है कि कॉस्ट, स्पेशली द क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा कॉस्टली इंपोर्ट करेंगे, जो कॉस्टली इंपोर्ट करेंगे तो फिर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन फिर ट्रांसलेट होगी अदर चीज़ें में, उसके दाम बढ़ेंगे, इससे इन्फ्लेशन ओवरऑल इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। हायर फ्यूल प्राइसेस अफेक्ट करेंट अकाउंट डिफिसिट, बूस्ट एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, जो एक्सपोर्ट इंक्रीज ज़्यादा अच्छा होता है, पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस आर्टिकल। एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन, फॉरेन पोर्टफोलियो एंड ट्रेड। नेक्स्ट आर्टिकल इज सेविंग शिफ्ट रिसेप इंडियाज मार्केट, दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स GS3। एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रही है इंडियन कैपिटल मार्केट में, इक्विटी एंड बॉन्ड के मार्केट में। ये शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशनल है। ट्रांसफॉर्मेशनल इसलिए है कि पहले जो इंडियन इक्विटी और बॉन्ड से उसमें डोमिनेशन था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का, लेकिन अब उनका जो जगह है वो रिप्लेस कर रहा है डोमेस्टिक हाउस होल्ड सेविंग से। स्पेशली द SPI, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स, these are replacing the
foreign institutional investors and foreign portfolio investors in the capital market, especially the equity and bonds market में, उससे क्या हो रहा है? गुड फॉर स्टेबिलिटी। कैसे? क्योंकि हमारा अगर इक्विटी मार्केट डिपेंडेंट रहे फॉरेन पर, फॉरेन का फंड ज़्यादा हमारे इक्विटी मार्केट में होगा, तो जब भी वोलेटिलिटी का सिचुएशन आएगा ग्लोबल मार्केट में, तो हमारा मार्केट भी, मेरा डोमेस्टिक मार्केट भी अपना इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक मनी ही इन्वेस्ट हो इक्विटी मार्केट में, खुद का ही डोमेस्टिक मनी, तो ग्लोबल जो वोलेटिलिटी आएगी उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी पे कम होगी। इससे इट इज़ गुड फॉर स्टेबिलिटी। नाउ रिसेंटली देखा गया है कि इन्फ्लेशन लो है, वो भी वन ऑफ द रीज़न है। आईपीओ का बूम हो रही है। आईपीओ रिसेंटली देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आईपीओ लेके आ रही है, उसका ज़्यादा प्राइस भी ज़्यादा मिल रहा है। रीज़न क्या है इस ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट का? पहला, राइज इन फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक। जो भी फाइनेंशियल नॉलेज का डिसमिनेशन हो रही है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है। इससे फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज हो रहा है। उससे इक्विटी और बॉन्ड मार्केट के बारे में नॉलेज लोगों को मिल रही है, और इन्वेस्टमेंट, लोकल डोमेस्टिक की सेविंग वहाँ इन्वेस्ट हो रही है। सेकेंड, लो रिटर्न इन फिक्स्ड इनकम एसेट्स। फिक्स इनकम एसेट में रिसेंटली रिटर्न कब आ रही है? शिफ्ट अवे फ्रॉम द फिजिकल एसेट्स टू द इक्विटी एंड बॉन्ड मार्केट। ग्रोइंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द SIP एंड म्यूचुअल फंड्स एमंग द मिडिल क्लास में इसका एक्सेप्टेबिलिटी का ग्रोइंग करना। एक चैलेंजेस एंड कंसर्न इसका ये है कि इंफॉर्मेशन सिमेट्रिकल। जो रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनके पास इंफॉर्मेशन मेनली इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया टिप्स यहाँ से मिलता है, लेकिन लार्ज जो बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनको हिडन इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये इंफॉर्मेशन असिमेट्रिकल लॉस होगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इसको सोल्यूशन सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्ट्रेंथन करना, जिससे कि रेगुलेशन प्रॉपर हो। अनइक्वल एक्सेस है, मेनली इक्विटी एंड बॉन्ड मार्केट इज मेनली डोमिनेटेड बाय द अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास। सोल्यूशन, स्ट्रेंथन सेबी इन सच ए वे टू मेक इंडियन कैपिटल मार्केट इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी। नेक्स्ट टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग और नार्को टेस्ट मीन। क्या मीन करता है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नार्को टेस्ट रूलिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओवरऑल रूलिंग नहीं, इनवॉलेंट्री रूलिंग। अगर आप फोर्स रूलिंग कर रहे हो, फोर्स अगर नार्को टेस्ट कर रहे हो, फोर्स्ड नार्को टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। इसमें क्या है कि सोडियम पेंटोहोल नाम ये केमिकल है, उससे नार्को टेस्ट होता है। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 20 क्लाउज 3 में बोला गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीनिंग दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसेस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट ही खुद का विटनेस नहीं बन सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन खुद सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, खुद का विटनेस नहीं बन सकता, वो एज ए प्रूफ नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 20 में जो क्लाउज 1 है वो बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब कोई भी क्राइम किया गया हो तो उसके लिए, उसको पनिशमेंट के लिए उसी मोमेंट में लॉ अवेलेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मर्डर करने के लिए अगर अभी मर्डर किया गया, लेकिन अभी अवेलेबल कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो मर्डर करने के लिए पनिश करे, और गवर्नमेंट बोले कि नहीं अब कल बनाएंगे लॉ मर्डर करने के लिए, लेकिन नहीं, उससे फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगा। उस प्रेजेंट सिचुएशन में उस ऑफेंस के लिए लॉ अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाकर आप उसे पनिश कर सकते हो। ये हुआ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सेकेंड, डबल जियोपार्डी। मतलब डबल जियोपार्डी का मतलब हुआ कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते हो आप उसे। एंड थर्ड क्लॉज इज एक्यूज्ड कैन नॉट बी एक्यूज फ्रॉम द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जो खुद गवाह दिया है उसे आप उसे एक्यूज नहीं कर सकते हो, उसे आप पनिश नहीं कर सकते हो, ये क्लॉज 3 में। तो जो नार्को टेस्ट है वो इक्वल हो जाएगा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की इक्वल हो जाएगा, और इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। आप उसे प्रूफ के लिए, उसे गिल्टी प्रूफ के लिए उसे मान्य नहीं दे सकते हो।
सुप्रीम कोर्ट का एक और कहना है कि इट इज अगेंस्ट द गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है आर्टिकल 21, 19 एंड 29, 21, 19 एंड 14 को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है कि दिस इज अगेंस्ट द गोल्डन ट्रायंगल विच हैज बीन गिवन इन द मेनका गांधी केस 1978 अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट मनोज कुमार केस में बिनो भाई केस 2023-2025 में बोल चुका है कि डू नॉट द फाइंडिंग फ्रॉम द नार्को टेस्ट या फिर इंक्रिमिनेशन डू नॉट कन्फर्म द गिल्टी इससे कन्फर्म नहीं होगा। हाँ, आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका गिल्टी में यूज नहीं होगा, उसका यूज नहीं होगा। अगेन आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। अगर आर्टिकल 21 भी बोलता है कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा तभी वो वैलिड होगा। तो लॉ में भी सेक्शन 253 में भी प्रोसीजर यही है कि आप उसे प्रूफ के रूप में यूज नहीं कर सकते हो, जस्ट वैलिड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। ओवरऑल दिस आर्टिकल सेज सुप्रीम कोर्ट दैट द फोर्स्ड नार्को टेस्ट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये पटना हाई कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दिया था, उसको सेट असाइड कर दिया उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट आर्टिकल इज DPIIT सिग्नल्स कॉपीराइट एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूपीएससी ऐसा ही टॉपिक पूछता है जो हिडन होता है, तो हल्का टेक्निकल होता है और सिलेबस में कहीं ना कहीं छुपा होता है। सिलेबस में है इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, सिलेबस में है GS3, और ये हैपनिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में बनता है। गवर्नमेंट करने क्या जा रही है कि कॉपीराइट एक्ट है उसको अमेंड करने वाली है। कॉपीराइट एक्ट 1957 को पार्लियामेंट अमेंड करने के मूड में है। क्यों? रीजन है कि इनोवेशन और कॉपीराइट को बैलेंस करना है। जो रिसेंटली चीज़ें जो डेवलपमेंट हुआ है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल के लेके कॉपीराइट और LLM मॉड्यूल का जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है कि बहुत सारे कॉपीराइट होल्डर्स हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे डेटा को यूज़ किया जा रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स लाइक चैट GTP को ट्रेन करने के लिए। तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुआ है। रिसेंटली हिंदू में भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया था कि मेरा डेटा यूज़ हो रहा है चैट GTP के द्वारा। तो चैट GTP वर्सेस हिंदू केस ऑलरेडी चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। उसी जो इवॉल्व सिचुएशन हुआ उसी के लिए अमेंड करेगा एक्ट को गवर्नमेंट बैलेंस करने को, जिससे बैलेंस हो, इनोवेशन भी हो और कॉपीराइट का भी बैलेंस हो, लार्ज और स्मॉल के बीच में बैलेंसिंग है। इसमें रिसेंटली DPIIT में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड ने एक फ्रेमवर्क पेपर निकाला था कि किस तरीका का लॉ होनी चाहिए, क्या क्या चेंज कर सकते हैं। उससे पब्लिक का रिकमेंडेशन आएगा, कंसल्टेशन आएगा उस पर। पहला DPII ने बोला है कि रॉयल्टी बेस्ड पेमेंट होगा, क्योंकि एक कॉपीराइट सोसाइटी बनाएंगे, इसका कॉपीराइट टाइम होगा, उसको पेमेंट दिया जाएगा। जो भी डेटा सेंटर्स हैं, डेटा लेने वाले, वो कॉपीराइट सोसाइटी को पैसा देंगे। ये सोसाइटी पैसा रॉयल्टी को अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सेकेंड DPIIT का कहना है कि जो भी डेटा अवेलेबल फ्रीली है, एक कोई भी आम पब्लिक, कॉमन पब्लिक के लिए इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल फ्री डेटा है उसको लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल यूज कर सकता है अपने मशीन को ट्रेन करने के लिए। तो उस अवेलेबल डेटा के लिए आप नहीं बोल सकते हो कि उसको हम यूज़ नहीं करने देंगे, ये अवेलेबल फ्रीली अवेलेबल डेटा। इसको लेकर कंसर्न का 2 पॉइंट लेते हैं। कंसर्न का ये है कि आप कैसे डिसाइड करो क्या रियलिटी क्या होनी चाहिए, किस बेसिस पे फेयर कंट्रीब्यूशन होगा, कैसे फेयर कंट्रीब्यूशन क्या होगा। दूसरा कंसर्न क्या है कि ग्लोबल जो गायंट है, जो लार्ज टेक कंपनीज है, वो क्या हमारे डोमेस्टिक लॉ को मानेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इनविजिबल एपिडेमिक, व्हाई एयर पोल्यूशन इज इन इंडिया लार्जेस्ट हेल्थ थ्रेट। ये रिपीटेडली क्वेश्चन एयर पोल्यूशन से आते रहा है, तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से भी एक पॉइंट लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एयर पोल्यूशन पे आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।